दोस्तों, गरुड़पुर गांव में लोग सुबह सूरज की पहली किरण से नहीं बल्कि दूध वाले की आवाज से जागते थे। दूध ले लो, ताजा दूध ले लो। गांव छोटा था, लेकिन गांव के बाहर बनी राठौड़ हवेली बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी कि लोग उसे हवेली नहीं, महल कहते थे। ऊंचे लोहे के दरवाजे, लंबा बगीचा, संगमरमर की सीढ़ियां और आंगन में बंधी दर्जनों गाय भैंसें। उस हवेली की मालकिन थी अर्चना राठौड़। अर्चना उम्र में करीब 30 साल की थी। खूबसूरती ऐसी कि पहली नजर में कोई भी ठहर जाए। उसके पास दौलत थी, जमीन थी, नाम था, लेकिन दिल में बहुत बड़ा खालीपन था। उसके पति की मौत 3 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में हो चुकी थी। लोग कहते थे कि उस हादसे के बाद अर्चना मुस्कुराना भूल गई थी। उसी हवेली की गाय भैंसों को चराने का काम करता था सूरज। सूरज सिर्फ 22 साल का था। गरीब था, लेकिन आंखों में अजीब सी ईमानदारी थी। रंग धूप में तपकर सांवला हो गया था। कपड़े साधारण थे, लेकिन चाल में स्वाभिमान था। गांव वाले उसे गरीब जरूर कहते थे, मगर कोई उसे बेईमान नहीं कह सकता था। सूरज रोज सुबह हवेली आता, गाय भैंसों को जंगल की तरफ ले जाता और शाम ढलने से पहले वापस छोड़ देता। अर्चना ने उसे कई बार दूर से देखा था। कभी वह भूखी गाय को अपने हिस्से की रोटी खिला देता, कभी बारिश में भीग कर भी जानवरों को सुरक्षित लाता, कभी किसी मजदूर की मदद कर देता। लेकिन अर्चना ने उससे कभी ठीक से बात नहीं की थी। एक दिन शाम को मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। गाय भैंसें डरकर इधर-उधर भागने लगीं। सूरज ने आवाज लगाई, रुक जा काली, इधर आ। लेकिन तभी बिजली जोर से कड़की और एक सफेद भैंस जंगल की तरफ भाग गई। सूरज बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। कपड़े भीग चुके थे, पैर कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन सूरज रुका नहीं। तभी दूर से कार की तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। एक काली चमचमाती कार उसके सामने रुकी। दरवाजा खुला। रेशमी साड़ी पहने अर्चना बाहर उतरी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। उसने सूरज को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम इस तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज ने झुककर कहा, मालकिन, एक भैंस जंगल की तरफ भाग गई है, उसे ढूंढ रहा हूं। अर्चना ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हें अपनी जान की कोई कीमत नहीं। सूरज बोला, मेरे लिए आपकी चीज की कीमत है मालकिन। अगर जानवर खो गया तो लोग मुझे चोर कहेंगे। अर्चना कुछ पल उसे देखती रह गई। उसकी आवाज धीमी हो गई, तुम्हें हर बात में अपनी इज्जत की चिंता क्यों रहती है? सूरज ने नजरें झुका लीं। क्योंकि गरीब आदमी के पास इज्जत के अलावा बचता ही क्या है? यह सुनकर अर्चना चुप हो गई। उसने ड्राइवर से कहा, पहले इसे हवेली ले चलो। सूरज घबरा गया, नहीं मालकिन, मैं ठीक हूं। अर्चना ने उसकी बात काट दी, बहस मत करो, तुम कांप रहे हो। मजबूरी में सूरज कार में बैठ गया। कार के अंदर गर्माहट थी, बाहर तूफान था। सूरज पहली बार इतनी महंगी कार में बैठा था। वह खिड़की से बाहर देखता रहा। कुछ देर बाद कार हवेली के सामने रुकी। दरवाजा खुलते ही नौकर चाकर हैरान रह गए। मालकिन पहली बार किसी जवान चरवाहे को अपने साथ अंदर लाई थी। अर्चना ने कहा, इसके लिए सूखे कपड़े और खाना लाओ। सूरज घबराकर बोला, मालकिन, मैं बाहर बरामदे में बैठ जाऊंगा। अर्चना ने उसकी तरफ देखा। इस घर में बारिश में भीगा आदमी बाहर नहीं बैठता। सूरज चुप हो गया। उसे एक कमरे में ले जाया गया।
कमरा इतना सुंदर था कि सूरज अंदर कदम रखते हुए भी डर रहा था। कुछ देर बाद नौकर सूखे कपड़े और खाने की थाली रख गए। सूरज थाली देखकर ठहर गया। इतना अच्छा खाना उसने महीनों से नहीं खाया था। अर्चना ने पूछा, खाना क्यों नहीं खा रहे? सूरज बोला, डर लग रहा है मालकिन, कहीं यह सब मेरे हिस्से का ना हो। अर्चना ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। आज से भूख लगे तो हवेली आ जाना। सूरज ने तुरंत कहा, नहीं मालकिन, मैं मजदूरी करता हूं, भीख नहीं लेता। अर्चना का चेहरा बदल गया। उसे यह जवाब अच्छा भी लगा और चुभा भी। तभी अचानक हवेली की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर बिजली चमकी। सूरज उठने लगा, लेकिन अंधेरे में उसका पैर मेज से टकराया। वह लड़खड़ा गया। अर्चना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। संभल कर। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। सूरज की सांसें तेज हो गईं। अर्चना का हाथ उसके हाथ में था। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। बिजली चमकी तो दोनों के चेहरे रोशनी में साफ दिखे। अर्चना ने धीरे से हाथ छोड़ दिया। सूरज बोला, माफ करना मालकिन। अर्चना ने कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी। उस रात कुछ बदल गया था। सूरज खाना खाकर जाने लगा तो अर्चना ने कहा, इतनी बारिश में वापस नहीं जाओगे? आज यहीं रुक जाओ। सूरज घबरा गया। नहीं मालकिन, लोग बातें बनाएंगे। अर्चना की आंखों में दर्द उतर आया। लोग तो मेरे अकेले रहने पर भी बातें बनाते हैं, मेरे मुस्कुराने पर भी, मेरे चुप रहने पर भी। सूरज पहली बार समझा कि दौलत के महल में भी इंसान अकेला हो सकता है। लेकिन मेरी वजह से आपकी बदनामी हो, यह मैं सह नहीं पाऊंगा। अर्चना उसे देखती रह गई। इतने सालों में पहली बार किसी ने उसकी इज्जत की चिंता की थी, उसकी दौलत की नहीं। उसी रात हवेली के बाहर एक आदमी यह सब देख रहा था। वह था रणवीर चौहान, अर्चना का रिश्तेदार। रणवीर की नजर हमेशा अर्चना की जायदाद पर रहती थी। उसे डर था कि अगर अर्चना ने फिर से किसी पर भरोसा करना शुरू किया तो उसकी सारी चालें खत्म हो जाएंगी। सुबह होते ही गांव में आग की तरह खबर फैल गई। अरे सुना, मालकिन ने रात में सूरज को हवेली में रखा था, सीधा कमरे में ले गई थी। अब समझो गरीब की किस्मत खुल गई। सूरज जब अगले दिन गाय भैंस लेकर निकला तो हर तरफ से ताने आने लगे। ओ मालिक साहब, अब जंगल क्यों जा रहे हो? महल संभालो। सूरज चुपचाप आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, दर्द था। शाम को वह हवेली गया और अर्चना से बोला, मालकिन, आज से मैं काम छोड़ रहा हूं। अर्चना चौंक गई। क्यों? क्योंकि लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। अर्चना बोली, और तुम्हें? सूरज मुस्कुराया। मेरी कौन सी इज्जत है मालकिन? मैं गरीब हूं। लोग 2 दिन बोलेंगे फिर भूल जाएंगे, लेकिन आपकी बात लोग सालों तक करेंगे। अर्चना की आंखें भर आईं। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? सूरज चुप रहा। अर्चना ने पहली बार बहुत धीमी आवाज में कहा, मत जाओ सूरज। इस हवेली में बहुत लोग हैं, लेकिन कोई अपना नहीं है। सूरज का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कह पाता उससे पहले रणवीर कमरे में आ गया। वाह, क्या बात है! नौकर अब मालकिन का सहारा बन गया। अर्चना ने गुस्से से कहा, रणवीर, अपनी सीमा में रहो। रणवीर हंसा। सीमा? गांव की सीमा तो तुमने कल रात पार कर दी। सूरज ने पहली बार सिर उठाया। जुबान संभालकर बात कीजिए। रणवीर की आंखें लाल हो गईं। तू मुझे सिखाएगा?
अर्चना ने सूरज के सामने खड़े होकर कहा, जो मेरे सम्मान की बात करेगा मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। यह सुनकर सूरज अर्चना को देखता रह गया। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी गर्माहट उठी। कुछ दिन बीत गए। अर्चना ने सूरज को काम से नहीं निकाला, बल्कि उसे हवेली के पशु विभाग की पूरी जिम्मेदारी दे दी। अब सूरज सिर्फ चरवाहा नहीं था, वह गाय भैंसों की देखभाल, दूध का हिसाब, मजदूरों की मजदूरी और दवाई का ध्यान रखने लगा। हवेली के पुराने नौकर हैरान थे। रणवीर जल रहा था और गांव वाले अब भी बातें बना रहे थे। एक शाम अर्चना बगीचे में अकेली टहल रही थी। हल्की हवा चल रही थी। सूरज दूर खड़ा गाय के बछड़े को दुलार रहा था। अर्चना उसके पास आई। तुम जानवरों से इतना प्यार क्यों करते हो? सूरज बोला, क्योंकि ये इंसानों की तरह धोखा नहीं देते। अर्चना मुस्कुराई। तो क्या हर इंसान धोखेबाज होता है? सूरज ने उसकी तरफ देखा। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखों में सच्चाई दिखती है। अर्चना ने पूछा, और मेरी आंखों में क्या दिखता है? सूरज अचानक चुप हो गया। उसकी नजरें झुक गईं। बहुत अकेलापन। अर्चना की सांस रुक सी गई। और सूरज ने बहुत धीरे कहा, बहुत दर्द, और शायद किसी अपने की तलाश। अर्चना की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम बहुत कम बोलते हो, लेकिन जो बोलते हो सीधा दिल में उतर जाता है। सूरज कुछ बोल नहीं पाया। उसी रात अर्चना ने अपने कमरे में पुराना संदूक खोला। उसमें उसके पति की मौत से जुड़े कागज थे। उसे शक था कि हादसा नहीं था, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सूरज था। मालकिन, पिछली भैंस के गले की घंटी जंगल में मिली है। वहां कुछ अजीब निशान भी थे। मुझे लगता है कोई जानबूझकर जानवरों को भगाता है। अर्चना चौंक गई। तुम्हें किस पर शक है? सूरज ने धीमी आवाज में कहा, नाम नहीं ले सकता, लेकिन हवेली के अंदर का आदमी है। अर्चना समझ गई। रणवीर। दोनों ने मिलकर सच जानने का फैसला किया। अब कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं रही थी, अब इसमें खतरा भी था। अगले कुछ दिनों तक सूरज ने हवेली के हर आदमी पर नजर रखी। रात में वह पशुशाला के पास छिपकर बैठता। एक रात उसने देखा कि रणवीर का आदमी दूध के डिब्बों में कुछ मिला रहा था। सूरज ने उसे पकड़ लिया। वह आदमी डर गया और बोला, मुझे रणवीर साहब ने कहा था, अगर दूध खराब होगा तो अर्चना मैडम का कारोबार बदनाम होगा। सूरज उसे लेकर अर्चना के पास पहुंचा। अर्चना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन रणवीर चालाक था। उसने उल्टा इल्जाम सूरज पर लगा दिया। यह लड़का खुद दूध में मिलावट कर रहा था। पकड़ा गया तो मेरा नाम ले रहा है। गांव के सामने पंचायत बुलाई गई। सूरज अकेला खड़ा था। लोग चिल्ला रहे थे, गरीब को सिर पर चढ़ाओगे तो यही होगा। पहले महल में घुसा, अब कारोबार पर कब्जा करेगा। सूरज ने कुछ नहीं कहा। तभी अर्चना पंचायत में पहुंची। सभी लोग खड़े हो गए। रणवीर मुस्कुराया। उसे लगा अर्चना डर जाएगी, लेकिन अर्चना ने सबके सामने कहा, सूरज बेईमान नहीं है। एक बूढ़ा आदमी बोला, मालकिन, आप उसकी तरफदारी क्यों कर रही हैं? अर्चना ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि सच की तरफदारी करना गलत नहीं होता। रणवीर बोला, या फिर बात कुछ और है? पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। सूरज का खून खौल उठा, लेकिन अर्चना ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर उसने कहा, हाँ, बात कुछ और है। सब लोग चौंक गए। अर्चना ने सूरज की तरफ देखा।
यह लड़का गरीब जरूर है, लेकिन इसके अंदर वह इज्जत है जो कई अमीरों में नहीं होती। यह मेरे लिए नौकर नहीं, भरोसा है। सूरज की आंखें भर आईं। रणवीर तिलमिला गया। उसने उसी रात आखिरी चाल चली। उसने हवेली के तिजोरी वाले कमरे से सोने का हार गायब करवाया और आरोप सूरज पर लगा दिया। सुबह पुलिस हवेली पहुंची। सूरज को पकड़ लिया गया। सूरज ने सिर्फ एक बार अर्चना की तरफ देखा। उस नजर में सवाल नहीं था, भरोसा था। अर्चना टूट गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, सूरज चोर नहीं है। पुलिस ने कहा, सबूत उसके कमरे से मिला है। सूरज के छोटे से कमरे से वही हार मिला था। गांव में फिर तूफान आ गया। देखा, गरीब लड़का मालकिन का दिल भी ले गया और हार भी। अर्चना ने उसी पल फैसला किया कि अब वह रणवीर को बेनकाब करके रहेगी। रात को वह अकेली अपने कमरे में बैठी थी। बाहर बारिश हो रही थी। वही बारिश जिसने पहली बार सूरज को हवेली लाया था। अर्चना के हाथ कांप रहे थे। तभी उसे याद आया कि तिजोरी वाले कमरे में नया कैमरा लगवाया गया था, जिसके बारे में रणवीर को पता नहीं था। वह तुरंत कंट्रोल रूम गई, वीडियो चलाया और स्क्रीन पर सच सामने था। रणवीर का आदमी रात में तिजोरी खोल रहा था। थोड़ी देर बाद रणवीर खुद हार लेकर सूरज के कमरे की तरफ जा रहा था। अर्चना की आंखों में आंसू आ गए। उसने वीडियो कॉपी किया और सुबह पंचायत बुलवाई। पूरे गांव के सामने बड़ा पर्दा लगाया गया। रणवीर भी आया। वह हंसते हुए बोला, अब क्या नया नाटक है? अर्चना ने कहा, नाटक नहीं, सच। वीडियो चला। कुछ ही सेकंड में रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। गांव वाले चुप हो गए। पुलिस ने तुरंत रणवीर को पकड़ लिया। रणवीर चिल्लाया, यह सब झूठ है। अर्चना ने पहली बार पूरे गांव के सामने कहा, झूठ वह था जो तुमने मेरे बारे में फैलाया। झूठ वह था जो तुमने सूरज के बारे में फैलाया। और सच यह है कि तुम मेरी जायदाद चाहते थे। रणवीर ने गुस्से में कहा, हाँ, क्योंकि तुम एक गरीब नौकर के लिए अपने खानदान की इज्जत मिटा रही थी। अर्चना की आवाज गूंज उठी। इज्जत खानदान से नहीं, कर्म से बनती है। पुलिस रणवीर को ले गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सूरज जेल से छूटकर हवेली लौटा। अर्चना दरवाजे पर खड़ी थी। सूरज ने कहा, आपने मेरे लिए इतना सब क्यों किया? अर्चना कुछ पल चुप रही। फिर बोली, क्योंकि तुम्हारे बिना यह हवेली फिर से खाली हो जाती। सूरज की आंखें भर आईं। मालकिन, मैं आपके काबिल नहीं हूं। अर्चना ने धीरे से कहा, मुझे काबिलियत नहीं, सच्चाई चाहिए। सूरज ने नजरें झुका लीं। लोग फिर बातें बनाएंगे। अर्चना मुस्कुराई। लोगों ने तब भी बातें बनाई थीं जब मैं अकेली थी। अब अगर अपनेपन के साथ बातें बनेंगी तो डर कैसा? सूरज पहली बार मुस्कुराया, लेकिन उसके अंदर अब भी डर था। मैं गरीब हूं। अर्चना ने कहा, तुम गरीब नहीं हो सूरज। गरीब वह होता है जिसके पास दिल नहीं होता। कुछ दिन बाद अर्चना ने गांव के सामने बड़ा ऐलान किया। हवेली के आंगन में पूरा गांव जमा था। अर्चना ने कहा, आज से सूरज इस डेयरी कारोबार का मैनेजर होगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने इस घर को बचाया है। लोग हैरान रह गए। सूरज ने कहा, मालकिन, मुझे इतना बड़ा पद मत दीजिए। मैं सिर्फ काम करना जानता हूं। अर्चना ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए तो दे रही हूं। धीरे धीरे सूरज ने कारोबार बदल दिया। दूध का हिसाब साफ होने लगा। मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलने लगी। गांव की गरीब महिलाओं को काम मिला। बीमार जानवरों के लिए छोटा अस्पताल बना।
और सबसे बड़ी बात, लोग अब सूरज को ताने नहीं मारते थे। लेकिन रोमांस की आग अब भी दोनों के दिल में दबे अंगारों की तरह जल रही थी। एक शाम अर्चना छत पर खड़ी थी। सूरज नीचे से दूध के डिब्बे गिन रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। अर्चना ने उसे आवाज दी, सूरज। वह ऊपर आया। जी मालकिन। अर्चना ने कहा, कब तक मालकिन कहोगे? सूरज घबरा गया। तो क्या कहूं? अर्चना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नाम से बुलाओ। सूरज की धड़कन तेज हो गई। अर्चना जी। अर्चना मुस्कुरा दी, जी भी हटा सकते हो। सूरज ने नजरें झुका लीं। इतनी हिम्मत अभी नहीं है। अर्चना हंस पड़ी। कई साल बाद उसकी हंसी हवेली में गूंजी थी। सूरज उसे देखता रह गया। उसने धीमे से कहा, आप हंसती हैं तो यह हवेली सच में महल लगती है। अर्चना की मुस्कान धीरे धीरे थम गई। उसकी आंखों में प्यार उतर आया। और तुम आते हो तो मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूं। दोनों चुप हो गए। हवा चल रही थी। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। सूरज ने बहुत हिम्मत करके कहा, मैंने कभी सपने नहीं देखे थे। गरीब आदमी सपने देखे तो लोग हंसते हैं। अर्चना बोली, अब देखो। किसके साथ? अर्चना ने धीरे से कहा, मेरे साथ। सूरज की आंखें भर आईं। वह बोला, मैं आपसे प्यार करने लगा हूं, लेकिन इस बात से डरता हूं। अर्चना की सांसें तेज हो गईं। डर क्यों? क्योंकि आप आसमान हैं और मैं जमीन। अर्चना ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। बारिश तभी होती है जब आसमान जमीन से मिलना चाहता है। सूरज की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात दोनों ने कोई सीमा पार नहीं की, लेकिन दोनों के दिलों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया। अगले दिन गांव में फिर बातें शुरू हुई, लेकिन इस बार अर्चना छिपी नहीं। उसने पंचायत में जाकर कहा, मैं सूरज से विवाह करना चाहती हूं। पूरा गांव सन्न रह गया। कुछ लोगों ने विरोध किया। मालकिन, वह गरीब है। अर्चना ने कहा, गरीबी कोई पाप नहीं। वह नौकर है। नौकर होना बेइज्जती नहीं। उम्र में छोटा है। अर्चना ने जवाब दिया, दिल की सच्चाई उम्र नहीं देखती। सूरज चुप खड़ा था। उसकी आंखों में सम्मान था। फिर गांव की एक बुजुर्ग महिला उठी और बोली, जिस लड़के ने इज्जत बचाई उसे इज्जत मिलनी चाहिए। धीरे धीरे लोग शांत हो गए। कुछ महीनों बाद हवेली में सादगी से शादी हुई। ना दिखावा, ना घमंड। सूरज ने अर्चना का हाथ पकड़ा तो उसकी आंखों में सिर्फ प्यार नहीं, वादा था। वादा कि वह उसकी दौलत का नहीं, उसके दिल का रखवाला बनेगा। शादी के बाद सूरज ने सबसे पहले हवेली का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए खोल दिया। अर्चना ने गांव में महिलाओं के लिए काम शुरू करवाया। जिस पशुशाला में सूरज कभी नौकर था, वही जगह अब पूरे जिले की सबसे बड़ी डेयरी बन गई। और हवेली के दरवाजे पर एक लाइन लिखी गई, इंसान की कीमत उसकी हैसियत से नहीं, उसके दिल की सच्चाई से होती है। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि प्यार अमीरी गरीबी नहीं देखता। सच्चा रिश्ता वही होता है जहां सम्मान हो, भरोसा हो और एक दूसरे की इज्जत बचाने की हिम्मत हो। कई बार जिसे दुनिया छोटा समझती है, वही इंसान सबसे बड़ा दिल रखता है। और याद रखना, दौलत महल बना सकती है, लेकिन उसे घर सिर्फ प्यार बनाता है।